बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। इमरान हसन मेहंदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। 8474751590। इमरान भाई, एक सवाल करूँगा कि आपने दुनिया भर में कॉन्सर्ट किए हैं, हर शहर में जाते हैं, कोई एक ऐसा ख़ास शहर जहां आपको इतना मज़ा आया हो कि आप चाहें कि उस ऑडियंस में, उस शहर के लोगों में आप दोबारा जाके कॉन्सर्ट करना चाहेंगे? कोई एक ख़ास ऐसा शहर जो आपको याद रह गया हो कि वहाँ आपको कॉन्सर्ट करने में बहुत मज़ा आया। वैसे तो पजीरियाई है सारे शहरों में होती हैं। आप माशाल्लाह जिस मौसीकी की जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग आपका नाम सुनते ही जो है ना जमा होने शुरू हो जाते होंगे कि इमरान हसन मेहदी हसन साहब के बेटे आ रहे हैं, तो वैसे ही जमा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेन्यूज़, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ आपको परफॉर्म करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ के ऑडियंस ज़्यादा जिंदा दिल होते हैं या कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं आपको, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना फनकार के लिए, उसकी पजीराई होती है। जी बिल्कुल। पैसा वैसा मेरा नहीं ख्याल के फनकार के लिए कोई जो है ना वो हैसियत रखता है। वो ऐसी महफिल में जाना पसंद करते हैं जहां उनके फ़न की पजीराई हो। तो कोई ऐसा शहर आपके जहन में जहां आप सोचते हो कि यहाँ ये शहर सबसे बेहतर था, यहाँ मैं दोबारा कॉन्सर्ट करना चाहूँ? भाई आप मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, फंसा नहीं रहा हूँ मैं आपको शहरों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आदमी लाइफ में बहुत मज़े करता है उसके लिए। क्योंकि पता है वालिद साहब के फैन जो हैं, उनके प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले तो सारी दुनिया में ही हैं। और उनके जो आइटम उन्होंने किए हैं सारी दुनिया उनको पसंद करती है। तो ये आपने मुझे मतलब फंसा दिया कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करे और किसी दूसरे शहर के लोग रहने वाले जो है ना पर नाराज हो। आप बात वही है कि उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ गज़ल को पसंद किया जाता है, वहाँ मेरे वालिद साहब को सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है जी। तो उस हिसाब से तो बस मज़ा वहीं आता है जहाँ सामने ऑडियंस बैठ के मज़े से हमारे आइटम्स वगैरह जो है उसको एंजॉय करें। और समझ के जो लोग हमें मतलब जो म्यूज़िक को समझ रहे होते हैं तो हमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से शहर में किस तरह की गैदरिंग है। चले हम आपके अपने तमाम सुनने वालों को जो है वो आपका गाया हुआ एक सॉन्ग ए दुनिया क्या तुझसे कहें, तो ये हम अपने सुनने वालों को सुनाते हैं। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, जा छेड़ना दीवानों को, जा छेड़ना दीवानों को, पिघली हुई इस आग में जलकर मरने दे परवानों को, जा छेड़ना दीवानों को, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें। इश्क में मेरा टूटना तो लाजमी ही था, इश्क में मेरा टूटना तो लाजमी ही था, कांच का दिल था और मोहब्बत पत्थर से की थी। वादे झूठे, प्यार भी झूठा, झूठे प्यार के रिश्ते हैं। वादे झूठे, प्यार भी झूठा, झूठे प्यार के रिश्ते हैं। जहर पिलाकर सुला रहे अरमानों को, जा छेड़ना दीवानों को, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें। उम्र बीत गई पर एक जरा सी बात समझ में ना आई, उम्र बीत गई पर एक जरा सी बात समझ में ना आई, हो जाए दिन से मोहब्बत वो लोग कदर क्यों नहीं करते।
जिनको लूट गए और मौत भी जिनसे रूठ गई, और मौत भी जिनसे रूठ गई। लोग शराबी कहते हैं वो दर्द भर इंसानों को जा छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहे, जा छेड़ना हम दीवानों को, जा छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया पड़ा है वास्ता मोहसिन मोहब्बत के यजीदों से, पड़ा है वास्ता मोहसिन मोहब्बत के यजीदों से, यहाँ हम अपनी आंखों में पानी भी नहीं रख सकते। 8474751590। ये सामीन, मेरा ख्याल है कि मुझसे कुछ गलती हो गई सॉन्ग को लगाने के लिए। ये इमरान मेहदी साहब का था, ये मेहदी हसन साहब का सॉन्ग था। आई डोंट नो, आप मुझे अगर सही जवाब देंगे तो मैं दूंगा आपको एक फ्री मील दूंगा। ये मैं आई रियली डाउटेड, मैं जब ये सॉन्ग सुन रहा था इमरान साहब, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेहदी हसन साहब गा रहे हैं और मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है। जी तो कॉलर्स आप जवाब दीजिए, कितने % आप श्योर है? अगर आपका जवाब सही हुआ तो फ्री मील आपका है। आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल आपके फादर की जैसी है, तो क्या कभी आपने महसूस किया कि आपने कोई गाना अपने वालिद साहब से ज्यादा अच्छा गाया हो? अल्लाह ना करे। वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये बड़े फर्माबरदार बेटे की जैसा इन्होंने जवाब दिया है माशाल्लाह। तो लेकिन पॉसिबल है ही ये नहीं। सॉन्ग सुनने के बाद सामिन आप लोगों को बिल्कुल, मैं तो इसी उसमें रहा कि ये जो है ना मैंने मेहदी हसन साहब का ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो लगाया है, लेकिन ये एक्चुअली जो है ना वो इमरान हसन मेहदी। सोनी दत्ती और अनर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप ये पूछ रही हैं कि किसने गाया है? हाँ, ये गाना किसने गाया था? ये इनके बेटे ने गाया है। अच्छा, कितने % श्योर है आप? तकरीबन, इसलिए थोड़ा सा फर्क है इसमें, मगर ये इनके बेटे का गाया हुआ है। अच्छा चलें, अभी हम लोग जवाब आपका महफूज रखते हैं, आपका इनाम। दूसरी कॉल ले लूँ मैं? थैंक यू सो मच। सोनी दत्ती और अनर। हेलो, आप अपना रेडियो प्लीज ऑफ करके जरा बात करें। सोनी दत्ती और अनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शहजादा साहब। ये अपना मेहदी साहब तो नहीं थे, उनके बेटे साहबजादे थे। क्या फर्क क्या था दोनों में? हाँ जी, इनके बेटे थे, बस 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। हाँ जी, मैं तुम्हारा मालूम है, हम खुद सुन गानों का शौक है। नहीं, आप तो खैर, हाँ मुझे पता है, बड़ी म्यूजिक की साइट्स पे आपका जो है ना वो नाम लिया जाता है। दे रहे हैं तो ये मेरी तरफ से आपको मिला, जवाब दुरुस्त हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। श्योर। अच्छा, आप तो खैर सोनी दत्ती और अनर। हेलो, हु इज दिस? हेलो, सोनी दत्ती और अनर। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं नर्वस हो जाते हैं के कुछ लिए, लोग रेडियो पे। लेकिन डेफिनेटली सोनी दत्ती और अनर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, बस ठीक ठाक। खालिद साहब, ये मेरा ख्याल है इन्हीं की आवाज का था। अच्छा, कैसे आप अंदाजा कर रहे हैं ये इन्हीं की आवाज का था? ये मेहदी हसन साहब की आवाज का था। आप लोग सब जी। मैं एक बात बताऊं कि चाहे ये कितना भी अच्छा गाल है, समझे, लेकिन वालिद को नहीं पहुंच सकते। इनकी वालिद की आवाज के अंदर जो दर्द था ना, वो एक अजीब किस्म का दर्द था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे एक सवाल ये करना है कि इनकी वालिद से ज्यादातर जितनी भी गजलें थी ना, वो पूरी दर्द दिल थी, पूरी दर्द से भरी हुई थी, और ज्यादातर उसके मौजू जो थे ना वो बहुत संजीदगी थी। तो इनके साथ अच्छा खासा टाइम निकाला हुआ उन्होंने अपने वालिद के साथ। ये बताया कि उनकी वालिद की जिंदगी जो थी 84 ईयर्स की आप कह रहे हो, कैसी थी? मतलब वो सुख भरी थी, दुख भरी थी, या उन्होंने कोई ऐसी चीज दुनिया को देखी भी थी, या दुनिया को करीब से इतना देखा होगा कि सारी चीजें उनके दिलों में आके जबान पे आती थी? और दूसरी ये जो गजल थी, वो इनकी लिरिक भी क्या वो खुद ही बनाते थे या कोई और बना के देता था? जी, इसका जवाब तो इमरान साहब खुद ही देंगे, वो सुन रहे हैं आपकी बात, सारी बातें सुन रहे हैं। जी, वो पर्सनल लाइफ में तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे वो, और बिल्कुल नॉर्मल थे। असल में बात ये है कि वो प्लेबैक सिंगर थे, और ये जब
प्लेबैक सिंगिंग की जाती है तो यहाँ पे जो है इस चीज़ की ट्रेनिंग वगैरह जो है वो होती है कि जिस किस्म का गाना है आपको उसी तरीके से अपनी फीलिंग्स पैदा करनी होती हैं। और जहाँ तक उनकी गज़लों की जो लिरिक्स की बातें हैं तो वो ज़्यादातर तो वो जो बड़े बड़े शायर थे वो उनके लिरिक्स थे, लेकिन कंपोजिशन उनकी अपनी होती थी ज़्यादातर गज़लों की। और जो मूवी के सॉन्ग्स थे वो लाज़िमी बात है वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे फिल्मों के वो लोग उसको डायरेक्ट करते थे। जी, तो आपको जवाब मिल गया होगा। वो वही सवाल से कनेक्टेड है जो मैंने कहा था कि अच्छी आवाज़ की कशिश पैदा करने के लिए इंसान को मेरे ख्याल में दिल पे चोट खाना ज़रूरी है, और दिल पे चोट आवाज़ों को निखार देता है। जिस तरह अगर आप दुनिया से बेजार हो जाएं तो वो दुनिया की बेजारी आपको अल्लाह से करीब कर शायद देती है। आपने जो है ना वो इमरान मेहदी साहब की एक बात को गौर से नहीं सुना। जी जी। मेहदी हसन साहब ने इनको वो जगह दिखाई, बहुत तन्हाई वाली जगह थी जहाँ वो बैठ के रियाज करते थे घंटों। तो जब आदमी ऐसी नेचर के करीब बैठ के रियाज करता है तो वो सारी नेचर को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इश्क में ही चोट खाए, वो नेचर को ऑब्जर्व करके भी अपने अंदर जो है ना फिर वो अब उनकी आवाज़ में जो डेप्थ या जो चीज़ भी अभी हमारे कॉलर ने भी बोला वो उसकी वजह से ही पैदा हुई कि वो एक्चुअल नेचर में बैठ के रियाज करते थे। और 15 साल नेचर में बैठ के रियाज करना इट्स नॉट दैट इजी थिंग। ये सब प्रैक्टिस होती है, इसका बाकायदा रियाज होता है जी। ये अंकार होते हैं जिनका बाकायदगी से रियाज किया जाता है कि आ ऊ ई ए, ये सब जो है इसका रियाज होता है। ये तो जब गाना गाया जाता है तो उसकी फीलिंग्स क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े खुश मिजाज थे और जी हाँ, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, बड़े मतलब माशाल्लाह से खूब बड़ी मतलब फैमिली आपकी बहुत अच्छी फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात जो मैं बताता चलूँ, मेरे साहब के साथ बहुत बहुत ही जो है ना वो दर्दमंद दिल रखने वाले, बहुत मुखलिस और बहुत ही नेक सीरत किस्म के इंसान से, क्योंकि हमारा कुछ ताल्लुक़ रहा है, इनके करीब में रहे हैं इनसे, तो हमारा भी कुछ इनके आना जाना या कुछ ऐसा नेबरहुड करीब में था, तो पर्सनली भी कुछ जानते हैं कि मेहदी हसन साहब बहुत ही जो है ना वो मुखलिस और शरीफाना तबीयत के इंसान थे। अच्छा, एक सवाल जो है ना वो आपसे और मैं करूँगा कि आपने अब तक अंदाज़न कितनी गज़लें, आपके वालिद साहब ने तो कोई गिनती ही नहीं है, जो 57 से फिर उन्होंने गाना गाया तो सारी उम्र ही गाते रहे और हज़ारों गाने गज़लें उन्होंने गाई। आपने अब तक कितनी गज़लें या कुछ ऐसे एल्बम्स वगैरह आपके रिलीज़ हुए हैं? या मेरे 2-3 एल्बम्स हैं जो कुछ रिलीज़ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि अपने जो मेरे वालिद साहब ने जो आइटम्स किए हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने इतने आइटम्स किए हैं तो उन्हीं को, क्योंकि उनका जो गाया हुआ गाना है वो सदाबहार गाना है जी, और उनकी इतनी बड़ी कलेक्शन है कि हम कोशिश ये करते हैं कि उनके गानों को रिवाइज करते रहें ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको भी मालूम हो कि जी हमारे लेजेंड्स कौन थे, बिल्कुल, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कौन थे, उनका क्या काम था। तो इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि अपने आइटम तो ठीक है, लेकिन हमारे जो वालिद साहब ने इतने जो आइटम्स गाए हैं तो उन्हीं को हम रिव्यू करते रहें, उन्हीं को हम मार्केट में लाते रहें, तो उससे एक तो ये है कि उनकी आवाज हमेशा जिंदा है, हम सबके दिलों में जो है वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। मेन मकसद जो है वो मेरा तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके आइटम्स गाऊं, ताकि ये है कि जब मैं गा रहा हूं तो लोग मुझे नहीं उनको याद करें। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरी कोशिश ये कि उनके गाने रिवाइज करने से हम उनको इस बहाने जो है अपने दौरान महसूस कर सकते हैं। सोनी दत्ती और अनर, हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इब्राहिम भाई। बात कर रहा हूँ, कैसे आप? जी, जी, खैरियत से? बस ठीक ठाक, अल्लाह का वो आपने गाने का भी पूछा था, क्या जवाब दे दिया उन्होंने सबने? शुक्र। जी वो जवाब दिया है। वो कौन सी साहिबा थी जिन्होंने जीता सबसे पहले? वो तो गलत है ना सारे। क्यों? वो मेहदी हसन साहब का ओरिजिनल सॉन्ग था। अच्छा, उनका ओरिजिनल सुनता, सही सही जी जी, वो अच्छा, उनके एक शागिर्द भी ये थे, सोहेल आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, उनके एक शागिर्द ने भी गाया है, शागिर्द जो है ना उनके मेहदी हसन साहब के शागिर्द, उनका गाया हुआ भी था समझाना। कितने लोग आपको फेसबुक पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बल्कि जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं ये तो खैर सोहेल भाई की मोहब्बत है, इन्होंने खामखा में मुझे उनके साथ कंपेयर कर दिया,
मेहदी हसन साहब जैसा ना तो कोई पैदा हो सकता है, ना उन जैसा कोई है, ना उनकी तरह कोई गा सकता है। बिल्कुल अब सही, अच्छा उनमें फरमाया। चाहे उनके बेटे हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, दुनिया का कोई भी सिंगर है, वो मेहदी हसन साहब को ना गा सकता है, ना उन जैसी आवाज़ पैदा कर सकता है। नहीं, आई एग्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बजाय फरमाया सर, बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत से रेडियो सुन रहे हैं और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं आप लोग। थैंक यू आप लोगों का सर, बहुत आपने बहुत इतना शुक्रिया। टाइम दिया हम लोग के लिए सर। थैंक यू सो मच। जी जी। ये इन्होंने भी इमरान साहब शागिर्द की बात करी ना, तो दुनिया में बेशुमार मेहदी हसन साहब के शागिर्द होंगे और कुछ अथेंटिक शागिर्द भी हैं जो मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, जो अथेंटिक बाकायदा उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की। और बहुत से ऐसे भी मेरे जैसे भी लोग हैं जो पता है कि मेहदी हसन साहब को तो कुछ कहेंगे नहीं, तो मैं भी थोड़ा सा गाना गा के मैं मेहदी हसन साहब का शागिर्द हूँ। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग कह सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होती है। और आज भी एक प्रोग्राम भी हो रहा है यहाँ पे शिकागो में भी एक प्रोग्राम हो रहा है मेहदी हसन साहब के शागिर्द का, जमाल अकबर साहब का। तो क्या ये वाकई शागिर्द हैं? क्योंकि जो बाकायदा मुझे पता है कि मेहदी हसन साहब के बाकायदा शागिर्द जिनको उन्होंने शागिर्दी में लिया, एक तो वो थे परवेज़ मेहदी साहब, जी, वो सबसे पहले उनके शागिर्द थे। उसके बाद गुलाम अब्बास साहब हुए और दूसरे भी आपको भी बहुत हैं। जमाल अकबर साहब भी शागिर्द, बाकायदा गंडाबान शागिर्द हैं। अच्छा, गंडाबान शागिर्द हैं ये, ठीक। तो ये अथेंटिसिटी है कि वो क्या कहते हैं उसको, गंडाबंद जो वो बांध देते हैं, डोरी बांध देते हैं। इसका मतलब है कि आपने बाकायदा शागिर्दी इख्तियार कर ली। तो सुनते हैं एक मेहदी हसन साहब की गज़ल जिसकी फरमाइश आई थी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिया। फिर इनसे और भी बातें करेंगे, कमर्शियल ब्रेक भी लेंगे और टॉक शो भी होगा, थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें भी होंगी। तो सुनते हैं रंजिश ही सही। कभी तुम भी ना बन जाना मजमून किसी किताब का, कभी तुम भी ना बन जाना मजमून किसी किताब का। लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं कहानियां बेवफाओं की। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए रंजिशी सही। हाँ सच्ची मोहब्बत तमाम उस पर हुई, हाँ सच्ची मोहब्बत तमाम उस पर हुई। अब जो होगी वो फकत दिल लगी होगी। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबक हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए रंजिशी सही। आया था एक शख्स मेरे गम को बांटने, आया था एक शख्स मेरे गम को बांटने, रुखसत हुआ तो अपने भी गम दे गया मुझे।
जी अभी अभी आपने सॉन्ग सुना मेहदी हसन साहब का था रंजिश ही सही। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इमरान मेहदी हसन साहब से कि अब ये गाना, ये गज़ल आप थोड़ी सी गुनगुना दें ताकि जो सुनने वाले कह रहे थे 19-20 का फ़र्क है, वो कंपैरिजन मैं भी महसूस कर सकूं अपने कानों में। नहीं, वो तो बिल्कुल होगा, वो तो 100% होगा। जी जी। रंजिशे से दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे से। वेरी गुड, माशाल्लाह। जमीन आसमान का फर्क है जनाब। नहीं, 19-20 का फर्क है, जमीन आसमान का नहीं। बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल वालिद साहब से बहुत क्लोज है। बड़ी मेहरबानी, लेकिन उनके तो करीब भी नहीं पहुंच सकते हम। अच्छा, आप नहीं, लेकिन इस बारे में अगर देखा जाए तो हम पाकिस्तानी लोग बड़े खुशकिस्मत है कि मेहदी हसन साहब के इंतकाल के बाद आप मौजूद हैं उनको जिंदा रखने के लिए। अब देखें हमारे अमजद साबरी साहब का जो मर्डर हुआ, उनके तो बच्चे इतने छोटे हैं कि उनकी आवाज को जिंदा रखने के लिए शायद ही कोई वो आवाज दोबारा मिल सके हमें। उनका तो खैर बड़ा ही अफसोस है, अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए। सियासत की नजर हो गए, सियासत की नजर हो गए वो बेचारे। अच्छा, वो एक फरमाइश जो है ना, वो बार बार मुझे जो है ना सोफिया यहाँ पे सरफराज अहमद साहब फेसबुक पे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक सोफिया और इमरान हसन साहब के सॉन्ग जो है ना वो एक डुएट सॉन्ग सुनना चाहते हैं, मुझे दिल से ना भुलाना। चले नहीं, लेकिन वो ड्यूट सॉन्ग के लिए तो मैं 2-3 लाइनें, लेकिन उसकी जगह मैं अगर आपको कुछ और सुना दूं, इसलिए कि मुझे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, और वो ड्यूट सॉन्ग अगर ये शुरू करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी आवाज मिलाने की, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा कुछ सुना देती हूँ, 2-3 लाइन शायद मेरी इस तरह वो हो जाए, मेरी फरमाइश पूरी हो जाए मेरी तरफ। कई दफा मुझे फेसबुक पे बार बार लिख रहे हैं, प्लीज प्लीज आप इससे पहले कि आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। जी जी। तुम संग नैना लागे नहीं जिया, पिया पिया बोले जिया, मन का पपीहारा, सपनों में आ पिया, कहूँ सारी बातें, रो रो गुजारी पिया, कैसी कैसी रातें, तुमको बुलाऊं कैसे, जाने नहीं जिया, पिया पिया बोले जिया, मन का पपीहारा। मेरे ख्याल में इतना काफी। वो कह रहे हैं ये फरमाइश नहीं थी, बहरहाल चले अगर आपने ये फरमाइश उनकी पूरी कर दी है। 8474751590 लेंगे कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल बहुत ज़रूरी हैं हमारे शो को चलाने के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद सोफिया का टॉक शो होगा और फिर फर्दर, और आपको कहीं जाने नहीं देंगे, इनको भी कुछ और सवालात बाकी है आपके लिए हमारे। बिल्कुल जी। विंग जोन यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है इनके पास। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज, ड्रिंक 65 सेंट्स विंग, पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन इनकी 2 लोकेशंस हैं, 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स, और दूसरी लोकेशन इनकी जो है ना वो स्कोकी में अभी डेम्स्टर और मिकॉर्मिक के करीब उनकी खुली है। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ USA, सदका अकीका कुर्बानी, अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें। अशरफ पटेल की निगरानी पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। उनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय, मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें 773-610-4995। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और फिर आपकी तलाश खत्म होगी आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे आके, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो इसका फ़ायदा आप लोगों को पहुंच जाता है और चीज़ आपको सस्ती मिलती है। घर को सजाना हो, रग लाना हो या कारपेट लेने हो, रविंदर सिंह रवि को कांटेक्ट करें 773-988-0348। और ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डेवॉन के कॉर्नर पर ही लोकेटेड है। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग का मज़ा उठाएं, जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आए। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट 1 एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773
465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। अनमोल मीट एंड ग्रोसर्स, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया लाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहां रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनकी अपनी किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है, फ्रेश पकाएं फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 872-208-3373। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी के जब नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है। जी हाँ, सबसे अच्छे जो शिकागो के पान स्पेशलिस्ट हैं वो हैं मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। खुशबू वाला पान, मीठा पान या अपने किसी भी तकरीब में पान की कैटरिंग करानी हो तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नंबर अपने साथ लिख के रखें, पैनिक में ना आए। मेहमानों की अगर फरमाइश हो कि खाने के बाद पान खाया जाएगा तो फिर आप सिर्फ फ़ोन मिला दें 773-817-9791। इफ्तिखारुद्दीन भाई आपकी पानों की कैटरिंग का जो है ना वो टेक केयर कर लेंगे। शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो करें। शाही कुल्फ़ी से 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई, मैंगो, पिस्ताशियो एंड आलमंड, और साथ ही एक नया फ्लेवर भी ऐड कराएं ऊबर स्वीट मैंगो ज़ाफ़रान के साथ। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आएँ और शाही कहते हुए जाएँ। हलाल इंग्रेडिएंट्स से तैयार करदा मज़ेदार शाही कुल्फ़ी। अपनी तकरीबात में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 630-890-2199। इटालियन एक्सप्रेस, जी हाँ ख़वातीन को इटालियन एक्सप्रेस ने वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। वीकेंड पर खाना पकाने की झंझट ना करें और इटालियन एक्सप्रेस ग्लैंडल हाइट चले आएँ। ये सिर्फ 1199 में बुफे लगाते हैं जो 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल्ड आइटम होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएँ। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खाने उड़ाएँ। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लैंडल हाइट्स और इनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लैंडल हाइट्स। सोफिया, आपने वो अवामी बाज़ार हमारे जो स्पॉन्सर हैं टॉक शो के, उनका भी जो है अवामी बाज़ार का 7 सेकंड्स की खामोशी ग्लैंडल हाइट्स पे और इनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लैंडल हाइट्स। सोफिया, आपने वो अवामी बाज़ार हमारे जो स्पॉन्सर हैं टॉक शो के, उनका भी जो है अवामी बाज़ार का 7 सेकंड्स की खामोशी। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी अवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाज़ार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाज़ार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास। ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाज़ार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है। आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट डिवॉन एवेन्यू शिकागो और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है अवामी बाज़ार की। अवामी बाज़ार। जी, ये तो हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर है अवामी बाज़ार। जो हमारे इस रेडियो शो के सबसे अहम जो वो सेगमेंट्स हैं वो सोफिया का टॉक शो है। तो सोफिया, आपके टॉक शो शुरू करते हैं। आज आप टॉक शो में किस मौजू पे बात करने वाली हैं? और उससे पहले मैं जो है ना वो एक सवाल सिर्फ करूँगा। आप जो इमरान मेहदी साहब कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं या शिकागो में भी आपको निजी महफिलों में बुलाया जाता है, तो आपने अभी तक कोई ऐसी कोई ग्रुप का है या आपके कोई जो भी आपका वो है पूरा उसका कोई ख़ास नाम रखा हुआ है आपने या ऐसे ही मतलब? नहीं, मेरे वालिद साहब ज़्यादातर तो मेरे वालिद साहब के नाम से ही हैं, लेकिन मेरी अपनी कंपनी है आई एम हसन प्रोडक्शन के नाम से। आई एम हसन प्रोडक्शन। जी, अच्छा। तो ज़्यादातर मेरे जितने भी शोज़ वगैरह होते हैं वो मेरी कंपनी के थ्रू होते हैं वो। अच्छा, तो आप अगर आप चाहें तो आप अपने आई एम हसन का अगर आप नंबर हमारे सुनने वालों को देना चाहें, वो नोट करना चाहें, अगर आप वो चाहें कि अपनी किसी भी महफिल में आपके साथ वो शाम मनाई जाए तो आपसे रब्ता करें। आपसे हमसे रब्ता करें। नहीं, आप भी अपना भी नंबर बता दें। हाँ, मेरा नंबर 720-278-0488। तो जो भी शो की इंक्वायरीज़ हो, जैसा भी शोज़ आप जो हमारे सुनने वाले हैं अगर इंटरेस्टेड हैं या सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट। मेरा नाम तो शामिल कर लिया आपने। जी बिल्कुल। जी, अगेन आई रिपीट द नंबर 720-278-0488। सोनी दत्ती और अनर। सलाम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। जी, अब टॉक शो का टाइम है इसलिए कि बहुत देर हो चुकी है। जी।
जी, टॉक शो में क्या करूं, बहुत लोगों की फरमाइश है, उसके बगैर हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। वरना आज तो दिल चाह रहा था कि इमरान साहब से ही बातें करते रहते, लेकिन उनको भी आज हमारा टॉक शो बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सोनी दत्ती और अनर अच्छा बात जी, मेरा आज के टॉक शो का टॉपिक है आई वोंट टेक एनी कॉल्स इन बिटवीन बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। आपको पता ही है, मेरे अपने तजर्बे, अपनी आवाज़ होती है दिल की जो मैं कहती हूँ, और उसमें बीच में अगर मैं कोई कॉल ले लूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। तो आज का टॉक शो है खुद पसंदी या सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ ईगो, आप जो भी कहें, सेल्फ लव, इसको आप किसी का कोई भी नाम दे दें। तो अपने आप से मोहब्बत करना बज़ाहिर कहा गया एक खुदगर्जी कही गई। एक्सीडेंट को अगर आप देखते हैं, अक्सर तो ये होता है कि हम जानते हैं कि अगर अमेरिका में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यकीनन पुलिस, एम्बुलेंस हर जगह होगी, और हमें पता होता है कि हम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें ज़रूरत नहीं है, और हम अफसोस करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसे फिर भी खुदगर्जी कहते हैं कि ये खुदगर्जी है, इसलिए कि हम जानते हैं कि अमेरिका में अगर हमारे स्टेटस अगर इलीगल है तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मतलब है अपने आप को भी फंसाना। लेकिन हम बहुत से लोग, हमारे जो नुक्ताचीनी करने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर ये कहते सुना है कि भाई ये देखो कितना खुदगर्ज इंसान है, इसने देखा कि हमारे पाकिस्तानी का एक्सीडेंट हुआ है और ये फिर भी चल दिया। तो हर चीज़ में ऐसा करना कभी कभी खुदगर्जी कहा जाता है, या फिर अपनी ज़िल्लत पर कोई आपको जलील कर रहा है, आप महफिल में खड़े हुए अपनी ज़िल्लत पर हिम्मत करके उस महफिल से उठ जाना, महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ बात कही जाती है। ऐसे में मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार औरतें हैं, शायद इसी खुद पसंदी के और खुदगर्जी के इल्ज़ाम से बचने के लिए और अपने ऊपर इसार और कुर्बानी का तमगा सजाने के लिए अपने ऊपर होने वाली हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करके अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती रहती है। बज़ाहिर देखा जाए तो मैं भी एक ऐसा ही दिल रखती हूँ। कई जगह मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, इन्वॉल्व हो जाती हूँ। कई दफ़ा मुसीबतें भी उठाई उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इससे कि जब इन्वॉल्व हुई किसी चीज़ में, किसी लोगों को सहारा देने के लिए, तो पता चला कि वो लोग सहारा लेने की जगह उन्होंने मेरी मदद का गलत फ़ायदा उठाया, उन्होंने उसको मिसयूज़ करना चाहा। तो उसके लिए मैं ये समझ में नहीं आता कि इसे इंसान अपने आप को मोहब्बत करना खुदगर्जी कहे या ना कहे। ये आप लोगों के जहन में भी एक सवाल होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बड़ा खुदगर्ज शख्स है, ये सब। चलें, अब मैं इसीलिए आपको एक ऐसी अपने दिल की बात सुनाती हूँ, अपनी स्टोरी समझ लें। चलें, एक इंसान को फ़र्ज़ करें जो मुझ जैसा नाजुक दिल रखता हो। उसके दिन की इब्तिदा इस तरह हो कि बाहर फ्रंट यार्ड के गार्डन में मैं निकली तो चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर गिरा हुआ था। मैंने जल्दी से उसको उठाने के लिए भागी, मगर इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंचती, मेरी बिल्ली जो मेरे साथ ही घर से बाहर निकली थी वो उस पर झपट पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में चूजों को बिल्ली ले उड़ती थी। कितना बेबस है इंसान। बहुत दुख हुआ मुझे। सब्र के घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी एक रिश्तेदार खातून जो बेवा है और उसने 2 यतीम बच्चों को गोद लिया हुआ है, अब अचानक वो रिटायरमेंट को पहुंच गई और अब घर पर है। इतनी बड़ी नेकी करने वाली खातून को आज गरीबी का सामना है। उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो फिर से अपनी बेबसी का ख्याल आता है। मेरे मुल्क में कई नौजवान MBA की डिग्री और वकालत की डिग्री लिए बेरोजगार घूम रहे हैं और उनमें कई चेहरों पर मायूसी के साए मुंडलाते नजर आते हैं। शायद उनमें से कई अब मुस्तकबिल में अपने आप को दहशतगर्दों के हाथ बेचकर अपने आप को मौत के हवाले कर देंगे। टीवी खोला तो एक शो पर बच्चों की डांस परफॉर्मेंस आ रही थी। एक 6 साल का बच्चा बताया गया जिसके हाथ पैर टोटली मुड़े हुए थे और उसकी अम्मी ने बताया कि वो एक सर्वाइवल चाइल्ड है जिसकी पैदाइश पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। उस बच्चे के डांस को देखकर मैं फौरन अपने हाथों और पैरों को देखने लगती हूँ। अपने बच्चों का ख्याल आता है कि मेरे हाथ पैर और मेरे बच्चों के हाथ पैर भी सलामत है। दिल चाहता है कि आसपास ना देखूं और खुदा के आगे सजदे में झुक जाऊं, पर फिर भी अपने आप को सलामत और मुकम्मल देखकर और अपने बच्चों के मुकम्मल होने की गारंटी के बावजूद मेरे आंसू नहीं रुक पाते, क्योंकि दर्द दिल कम नहीं होता, कहीं सुकून नहीं मिलता। उस शो को देखते ही देखते मैं भूल ही गई कि मुझे तो अपनी दोस्त शाइस्ता की बेटी की मेहंदी की रस्म में जाना है। जल्दी जल्दी तैयार हुई और चल दी, और चूंकि मेहंदी की रस्म रात देर गए तक चलती रहती थी, इसलिए जब मैं वहां पहुंची तो महफिल उरूज पर थी, पर मेरी आंखें मेरे आंसुओं की चुगली खा रही थी। शाइस्ता ने फौरन दुआ सलाम के बाद शिकायत कर दी कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रात को सोई नहीं। दिल तो चाहा कि सारी हकीकत बता दूं कि मैं किस दर्द की कैफियत से गुजर कर आ रही हूँ, पर मुझे वो रंग भरी महफिल में आग लगाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तबीयत की खराबी का ही बहाना कर दिया। पर अचानक उस दर्द की कैफियत से उस खुशी और हंगामे वाली महफिल में आकर मेरे दिल को जैसे दूसरा हार्ट अटैक हो गया। एक लम्हे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं 1 घंटे पहले आसमानों पर रह रही थी
और वहां से नीचे ज़मीन पर बसने वालों के दर्द और बेबसी को देख रही थी और महसूस कर रही थी। और तकलीफ को महसूस करते करते अचानक जैसे मुझे किसी ने आसमान से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और फिर मैं इस रंगारंग महफिल में आ गई। कैसे ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं? क्या इन लोगों ने दुनिया में फैले हुए दर्द को महसूस नहीं किया, या मेरी तरह सब इतने सेंसिटिव नहीं होते? इंसान के दुखों को चंद लम्हों के लिए महसूस करते हैं और फिर इस किस्म की महफिलों में खो जाते हैं। क्योंकि अगर हर कोई हसास दिल रखता हो तो मेरी तरह तो अपनी महफिलों में इतनी ऊंची आवाज़ों को और ऊंचा करने से पहले अपने मोहल्ले का एक चक्कर ज़रूर लगा लेते कि कहीं किसी घर में बरसी तो नहीं मनाई जा रही, या किसी घर का बेटा बेरोजगारी के बायस खुदकुशी की तैयारी तो नहीं कर रहा। मैं सोचती हूँ कि क्या दुनिया में हर शख्स मेरी तरह ज़िंदगी में कई बार ऐसे हार्ट अटैक फेस करता होगा कि एक पल में वो आसमान पर बैठकर दुनिया में इंसानों के दुख को महसूस करके कुछ नहीं कर सकता और दूसरे ही लम्हे वो दुनिया में फेंक दिया जाता है जहाँ पर दुनिया के रंग ढंगी निराले हैं, गूंजते कह कहे, लाउड म्यूजिक और ढेर सारी तालियों का शोर। अचानक दिल से यही दुआ निकली कि इस बेटी को जिसकी शादी हो रही है हर दुख और तकालीफ से बचाना, और साथ ही अल्लाह ताला से एक दरख्वास्त की कि जैसे मेरा दिल है ऐसा दिल किसी को ना दे। रात भर घर आकर भी कुछ मिली जुली कैफियत रही कि जैसे दर्द को याद करूं, उस शो के बच्चे को याद करूं, और ऐसा महसूस होने लगा कि तेल से मेरा जैसे हाथ जल गया और जलन और तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हो। और मेहंदी की महफिल को याद करूं तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उस जले हुए हिस्से पर ठंडे दूध की धार कर दी हो, जो ये एहसास ठंडक का दे रहा हो कि जैसे मैं दुख और दर्द की तकलीफ से मर रही थी, मगर चलो दुनिया में कुछ लोग अब तक जिंदा हैं, दुनिया में अब भी कुछ लोग जोर से हंसते और खिलखिलाने की हिम्मत रखते हैं। सुबह उठी तो सर में हल्का हल्का दर्द था, दिल पर बोझ था कि दुनिया में कितना दुख है, जीना एक अजाब है। पता नहीं इंसान इस कैफियत में कैसे जिंदा रहता है। जैसा जीना ना हुआ बल्कि कोई डॉक्टर का इलाज हो गया कि आपने डॉक्टर को कहा कि आपकी नसों में पैरों की दर्द है, और जब आपने ये कहा तो डॉक्टर ने फ़ौरन आपको मशवरा दे दिया कि ऐसा करो तुम कि पहले ठंडे पानी अपने ऊपर डालो पैरों पर, और फिर फ़ौरन 5 मिनट बाद ठंडे पानी, बर्फ़ जैसे पानी के बाद अचानक अपने पैरों को गर्म पानी में डाल दो। ये इलाज समझ नहीं आया, यानी एक ही वक्त में ठंडा और गर्म पानी। तो फिर मैं इस तरह की तबीयत लेकर सुबह उठी, चाय पी मैंने, और फिर अपनी एक दोस्त की तरफ चल दी, एक वाहिद सहेली जिस पर मेरा पूरा भरोसा था, जो मेरी डॉक्टर भी थी, मेरी उस्तानी भी थी, गर्ज के सब कुछ थी। मैं उसकी तरफ चल दी। अच्छा, बीच में ये बता दूं कि इस तरह मैं आपको ये स्टोरी बताकर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएंगे इस शो के बाद, टॉक शो के बाद, कि क्या आप समझते हैं कि इंसान अपने आप से मोहब्बत करे तो वो उसकी खुदगर्जी है, या उसे पहले दूसरे लोगों से, दूसरे इंसानों से पहले मोहब्बत करनी चाहिए और अपना ख्याल, अपनी सोच, अपनी मोहब्बत सबसे आखिर में रखनी चाहिए? अगले दिन की कैफियत मैंने उसको सुनाई, दुख और खुशी की मिली जुली कैफियत अपनी सहेली को बताई, तो उसने एक ऐसा मशवरा मुझे दिया और साथ ही जोर दिया कि मैं इस मशवरे पर घर जाते ही अमल शुरू कर दूं। चले, उन ख़ास बातों को मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरी सहेली ने मेरी बातें सुनकर कहा कि इन सारी बातों ने और इन सारे वाक़यात में दूसरों का जिक्र है। चिड़िया के बच्चे की मौत से उस सर्वाइवल बच्चे की डिसेबिलिटी, और एक और किस्सा जो मैंने आपको पिछले टॉक शो में सुनाया था कुछ अरसे पहले, एक लावारिस लाश का, यानी जिसके वारिस होते हुए भी जब हॉस्पिटल में एक शख्स का इंतकाल होता है और जब उसके घर वाले उसकी लाश लेने जाते हैं, उसकी बीवी और बेटी, तो उनसे कहा जाता है कि हमने इसका ऑपरेशन किया, उसके बाद उसकी मौत हुई है, और ऑपरेशन के पैसे, अगर आपको लाश चाहिए दफनाने के लिए तो आपको उसके ऑपरेशन के पैसे देने पड़ेंगे। उनके पास एक ही चॉइस थी, उनके पास 10,000 रुपये थे, जिसमें या तो वो बेटी की शादी करते जिससे बेटी की मंगनी हुई थी, या फिर उससे लाश को छुड़वाते। फिर हल क्या हुआ? जिंदा लोगों ने अपनी चॉइस कर ली और उन्होंने उस पैसे को बेटी की शादी के लिए रख लिया, और जो वालिद की लाश थी उसको लावारिस बनाकर दफन करने दिया। ये हमारी मजबूरियाँ। तो ये सब चीज़ें उसने, मेरी सहेली मुझे बताने लगी कि ये जो तुम बातें कर रही हो, एक लावारिस लाश का दफनाना, उसके वारिस के होते हुए भी, ये बच्चा सर्वाइवल किट जो अपने हाथों और पैरों की उंगलियां नहीं है उसकी और मुड़ी हुई है, मगर इन दुखों से बेसिकली तुम्हारा कहीं डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तुम तो मसीहा बनने की कोशिश कर रही हो, दुखी लोगों को रोने के लिए अपना कंधा दे रही हो, तुम सब दुखी लोगों के दुख शेयर करना चाहती हो, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम इन लोगों के दुखों की चादर ओढ़कर दरअसल अपने दुखों को भूलना चाहती हो, अपने दुखों को फरामश करना चाहती हो। सच बात तो ये थी, मुझ जैसे कई लोग इस दुनिया में जो अपने दुखों को भुलाने के लिए दूसरों में अपने आप को गुम कर देते हैं, और कुछ कम हौसला लोग अपनी ज़िंदगी को शराब के नशे में गुम कर देते हैं, और वो लोग जो अपने दुखों को दूसरों के दुखों पर तरजीह देते हैं
उन्हें हम खुद पसंद और सेल्फिश कहते हैं। मगर क्या खुद से मोहब्बत करना, अपना ख्याल रखना क्या सेल्फिशपन है? मेरी दोस्त ने साथ ही मुझे ये कहा कि तुमने दुनिया भर के दुखों की और खुशियों की बात की, दूसरों के दुखों पर ऐसा महसूस किया कि तुमको हार्ट अटैक हो रहा है, पर कहीं तुमने अपनी ज़िंदगी का जिक्र नहीं किया। तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है? या तुम कोई ऐसी मखलूक हो जिसे दुनिया का कोई दुख ही नहीं? तुम अपने वजूद के एहसास को भुला चुकी हो। कौन है जिससे तुमने अपना दर्द शेयर किया हो? मुझे उस हस्ती का नाम बताओ जिसने तुम्हें अपना कंधा ऑफर किया हो, जिस पर सर रखकर तुम अपना सारा दुख सुना दो। तुम जो दूसरों के जुल्म की दास्तान सुना रही हो कि दुनिया में हर तरफ इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर सबसे ज़्यादा जालिम तो तुम खुद हो जो दुनिया की फ़िक्र में लगी हुई हो और अपने ज़ख्मों के नासूर होने का तुम्हें पता ही नहीं चला। उसने ये भी मुझे आगाही दी कि जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो किसी और से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। क्या कभी दीमक ज़दा दीवार किसी बिल्डिंग को सहारा दे सकती है? इसी तरह का बुरा सलूक इंसान अपने आप के साथ रवा रखता है तो एक दिन या तो वो अपने दिल के बोझ से घबरा कर खुदकुशी कर लेता है या खुद ही मौत का लुकमा अपनी उम्र से पहले ही बन जाता है। गर्ज के खुद परस्ती दरअसल ना ही सेल्फिशनेस है और ना ही गुनाह। हम यूं तो कहते हैं कि अपने दिल और ज़मीर की आवाज़ को कभी नहीं दबाना चाहिए, मगर हम अक्सर दूसरों की मोहब्बत में या वफादारी निभाते हुए अपने आप को भूल जाते हैं। अपना वजूद ज़ख्मों से चूर होता है और हम लड़खड़ाते हुए दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़ात के बारे में ज़रा सोचे, खुद से मोहब्बत करे, तभी वो दूसरों में भी मोहब्बत बांट सकता है। तो मेरा आज का मौजू का जवाब यही था कि आई डोंट थिंक सो कि अपने आप से मोहब्बत करना कोई खुदगर्जी है। आप इसके लिए मैं आपको एक इक़्तिबास सुनाऊंगी, आपको यकीनन पसंद आएगा। आज आईने ये वो मशवरा है जो मेरी सहेली ने मुझे दिया और उस मशवरे पे अमल मैंने इस तरह किया जो उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी। आज आईने के सामने खड़े होकर हमने खुद से बहुत सी माफ़ियाँ मांगी, अपनी रूह से माफ़ी मांगी जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सकी, अपने दिल से माफ़ी मांगी जिसकी खुशियों को हमेशा दूसरों की खुशी की खातिर फरामोश कर दिया, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा जुल्म खुद अपने आप पर किया है। मैं तो अपनी मौत की खबर भी किसी को ना सुना पाई, अपनी मौत का मातम भी ना कर पाई, क्योंकि बज़ाहिर मैं सबकी नज़रों में ज़िंदा थी पर अपनी नज़र में दरअसल ज़िंदा लाश थी। एक और गज़ल इसके सिलसिले में हाजिर है टॉक शो के सिलसिले में। खिलते हुए फूलों को ताज़ा हवा की ज़रूरत है, खिलते हुए फूलों को ताज़ा हवा की ज़रूरत है, हालात बता रहे हैं कि इंसानों को बंदगी की ज़रूरत है। अज़ियत में भी मेरे होठों पे मुस्कुराहट देखकर तबीबों ने कहा कि मुझे खुदकुशी की ज़रूरत है। अपने आप में भर के रखते हैं जो कुचली अनाओं को दोस्त, अपने आप में भर के रखते हैं जो कुचली अनाओं को दोस्त, दरअसल उन्हें दूसरों की माफ़ी की ज़रूरत है। मेरी हालत से परेशान एक दोस्त ने आज रो रो कर कहा कि तुझे सच्ची खुशी की ज़रूरत है। मौत खुदी की जब सर पर आ खड़ी हो, अब दुनिया वाले कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मेरा आज का सबक, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। हर वक्त अपने आप को इसार और कुर्बानी का जज्बा बनाकर अपने आप को इस तरह बर्बाद करना, दरअसल आपके अंदर नासूर पल रहा होता है और आपको पता ही नहीं चलता और आप यही सोचते रहते हैं कि मुझे तो इसकी फ़िक्र है, मुझे उसकी फ़िक्र है। एक हमदर्द दिल रखना बहुत अच्छा है, लेकिन हमदर्द दिल जब आपका मजबूत दिल होगा तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे ना। जैसे कि मैंने अगर बोला कि चिड़िया का बच्चा गिर गया था, तो अगर मेरा दिल मजबूत होता तो मैं इस एक की मोहब्बत कुर्बान कर देती। यानी अगर मुझे पता है कि मेरे घर के बाहर चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो मुझे चाहिए था कि मैं अब कभी बिल्ली ना पालती। तो बहुत सी चीज़ों का हल जब ही काम हो सकता है जब आपका दिल मजबूत हो। अब आप अगर बिल्ली की मोहब्बत भी रखते हैं, चूज़ों को बचाना भी चाहते हैं, चिड़िया के बच्चे को भी बचाना चाहते हैं, तो ये सब मुमकिन नहीं है ना। यानी दुनिया की मोहब्बत रखते हुए अपने आप को फरामोश कर देना अपने आप पर दरअसल जुल्म करना होता है। तो कभी कभी अपने आप को भी याद कर लिया कीजिए, अपने आप से भी बातें कर लिया कीजिए। मेरा आज का यही सर। जी सामीन, आपने सुना सोफिया का टॉक शो सेल्फ रिस्पेक्ट पे था। मेरा ख्याल आज आपने बहुत अच्छी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया और इट्स रियली अमेजिंग फॉर मी। 8474751590। एक आपकी बात से मुझे जो है ना वो बिल गेट्स का एक जो है ना वो कोट याद आया। उसने कहा कि इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी अदर यू डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ। यानी कि आप कभी किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो वही बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना इंसान को वही
जो है ना वो बुलंदियों तक ले जाती है, मतलब ऊंचाइयों तक अपनी ले आप जाती जब है हर तक आप चीज के अपनी लिए। कदर नहीं कर सकते, अपनी Exactly. अहमियत को नहीं माना सकते दूसरों की नजर में, तो आप इसी तरह जिल्लत का शिकार होंगे, आपकी अना को कुचला जाएगा। तो हर चीज में अपनी अहमियत को पहले मनाइए, फिर दूसरों की कदर का सोचिए। सोनी दत्ती और अनैर। जी वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल है आपकी लाइन ड्रॉप हो जा रही है, अपना फ़ोन चेंज करें, आपका फ़ोन के कोई प्रॉब्लम है। जी इमरान साहब, हम ये सोफिया का टॉक शो हमारे जो है ना वो एक्चुअली रेडियो की जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इसके बगैर हमारा रेडियो चलता नहीं है। लोग नहीं, बहुत अच्छा, बहुत शौक मुझे से तो बहुत- सुनते बहुत हैं, मजा आ रहा था इनकी बातें सुनने का। सुनने के लिए बहुत जी। लोग जो है ना वो पूरी रात को जागते हैं हमारे शो को, इनकी सिर्फ टॉक शो की वजह से। मेरे अगर आप देखेंगे मेरे को ईमेल्स आती है कि मैं हमारी कम्युनिटी की ओपरा विनफ्री हूँ। लेकिन फर्क ये है कि सिर्फ साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है, तो इंसानी जहनों को और इंसानी फीलिंग्स को पढ़ना मेरे लिए कुछ ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, मैं तो आपकी बातों में गुम हो गया था बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। सोनी दत्ती, योर अनैर। आप सो जाएं सर, मेरा ख्याल है। हाँ, अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं। एक और सवाल मेरे जहन में आया आपके लिए इमरान भाई। आप कराची से शिकागो आ गए, नहीं काफ़ी सालों से यहीं है, पहले आप कैलिफोर्निया में, अमेरिका आ गए, जी। तो आप नहीं समझते कि अगर आप पाकिस्तान में रहते जहाँ पे हमारा ही कल्चर है, हमारे ही लोग हैं, हमारी ही मौसीकी है, और आपके तो वाले साहब तो खैर किंग हैं वहाँ के, मौसीकी के बादशाह हैं, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपने ये एक गलत डिसीजन लिया, या आपको कुछ ऐसी कमी महसूस होती है कि वो कदरदान जो है मौसीकी के उस बड़ी मेजॉरिटी में, उस बड़ी तादाद में शायद वहीं पे थे, यहाँ आपकी वो कदर नहीं हो सकती या नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थे एज ए सन ऑफ मेहदी हसन? नहीं, ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कभी। क्योंकि हमारा आना जाना तो लगा ही रहा पाकिस्तान यहाँ, तो कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं। हाँ, अलबत्ता मिस ज़रूर करते हैं पाकिस्तान को, मिट्टी को बहुत मिस करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रहने की या मिस करने की है, तो ऐसा कभी ऐसा फील हुआ नहीं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि हम जो ये यहाँ पे रेडियो शो कर रहे हैं, आप समझें कि कराची या लाहौर में हम ये रेडियो शो कर रहे होते, तो मेरा ख्याल है कि 1 या 2 लाख लोग सुन रहे होते, 3 लाख सुन रहे होते, 5 लाख सुन रहे होते। यहाँ कम्युनिटी में 5-10 हज़ार लोग होंगे, तो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 हज़ार लोग हमारा रेडियो सुनते हैं। तो हमारी जो बातें जो है ना वो कम लोगों तक पहुँच रही है, क्योंकि वो मेजॉरिटी नहीं है, वो हमारे कल्चर के लोगों की, हमारे ज़बान के लोगों की। तो इसी तरह जब आप महफिलों में बैठते हैं, महफिलों में गाने गाते हैं, तो हो सकता है 100 लोग महफिल में हो, 200 लोग, लेकिन अगर यही महफिल पाकिस्तान के किसी शहर में हो रही थी, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों में हो रही थी, तो ये महफिल हो सकता है 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों के आपके कॉन्सर्ट सुनने आते, तो वो उसमें जो है ना वो कमी आप फील करते हैं या नहीं करते कि लोगों की जो तादाद है वो इतनी नहीं होती है यहाँ पे? नहीं, बात तो क्योंकि असल बात ये हो जाती है कि अगर मैं लोकली यहाँ पे रह रहा होता कि सिर्फ मेरा ये होता कि जी मैं सिर्फ अमेरिका की हद तक ही मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो शायद मुझे इस बात की कमी महसूस होती। लेकिन वही बात है कि आप पाकिस्तान रहते हैं, लेकिन ट्रैवल आप पूरी दुनिया में करते हैं, पजीराई आपकी पूरी दुनिया में ही होती है। सही। तो वही हमारा भी हिसाब किताब रहा कि हम जब यहाँ पे आए, तो बेसिकली हमारा आने का रीज़न जो था वो तो एजुकेशन का था, क्योंकि वालिद साहब ने कहा कि आप जाइए, उम्र ऐसी है कि आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो उस दौरान हम यहाँ पे आए, साथ साथ अपना ट्रैवलिंग करते रहे। हाँ, अलबत्ता ये बात तो फैक्ट है कि कमी महसूस हुई, क्योंकि पाकिस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, तो वहाँ पे अपना सब लोग आपको जानते हैं, हाँ, पता चल जाए कि जी इमरान मेहदी हसन है, ये सन ऑफ मेहदी हसन। तो ये डिफरेंस ज़रूर है कि इंडिया जाते हैं या पाकिस्तान जाते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट से ही महसूस होता है कि हाँ हम अपने मुल्क में अपने लोगों में कि लोग हमें जानते हैं। चले फिर ये थोड़ा सा फर्क है। इनके सोहेल के एक सवाल से मुझे एक जहन में आया, पता नहीं मैंने क्यों महसूस किया है कि हमारी जो शिकागो में कम्युनिटी है जी, ये बड़ी अनएक्टिव है। अगर न्यूयॉर्क को देखें और दूसरी चीजों को जगह कैलिफोर्निया को देखें, वहाँ की कम्युनिटी, ह्यूस्टन की देखें, टेक्सास की, बहुत एक्टिव है। ये क्या, इसका क्या रीजन आपको कुछ समझ आता है कि हमारी ये शिकागो की कम्युनिटी हर कॉन्सर्ट हो या किसी में भी बहुत कम नजर आते हैं? वो क्या वजह है? मैं
हो सकता है लोगों को ज्यादा शौक नहीं हो यहाँ सुनने का। सारे जिनको शौक नहीं है सब शिकागो में आके बस गए। यही सोहेल कहते हैं कि अगर तुम्हारा शो शायद ह्यूस्टन या टेक्सास से हो रहा होता और तुम्हारे टॉक शो बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ लोग ज्यादा सुन रहे होते तो बिल्कुल, ज्यादा जानते होते बिल्कुल, तुम्हें। बिल्कुल नहीं, ये बात तो फैक्ट है। ह्यूस्टन में आपका काफी अच्छा क्राउड है, और जब भी मेरे शो हुए ह्यूस्टन में या डैलस में, बहुत अच्छे शो में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी। हाँ। बहुत अच्छा रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है। और रिस्पांस तो खैर अल्लाह का शुक्र से हर जगह ही अच्छा आता है, लेकिन कम्युनिटी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हाँ, ह्यूस्टन है, न्यूयॉर्क है, बहुत वहाँ लॉस पर एंजलिस active है। जैसे कि अभी सुलेमान यूनुस साहब है, वो अक्सर प्रोग्राम शोज अरेंज करते हैं। जैसे उन्होंने हमारे बहुत ही लेजेंड बेंजामिन सिस्टर्स को बुलाया था, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था क्राउड उसका 25% भी नहीं आया। तो ये सिर्फ शिकागो की वो है। और ये मेरा ख्याल है बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है कि अगर आप किसी महफिल में जाएं और वहाँ पे इनफ पीपल ना हो आपको हाँ, सुनने के लिए, बिल्कुल, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है किसी बिल्कुल, भी बिल्कुल, फनकार के लिए। बिल्कुल। बात मुझे जो समझ में आती है वो ये आती है कि हम चाहे कहीं पे भी हों, हम परदेश में हैं और ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, हम अमेरिका में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है, जब हमारे कम्युनिटी में जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो मेरी एक ये मतलब थिंकिंग है कि हम में एक यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, कि एक शो हो रहा है तो उसको मतलब हम अपनी पहचान है यहाँ पर। पहचान है, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर हम एक दूसरे से ही, अगर वही बात है कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा या आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो हम अपने अपने घर में बैठे हुए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब जब हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे और इतनी बड़ी कम्युनिटी है, बिल्कुल, तो हमें एक हिसाब से यूनिटी के हिसाब से रहना चाहिए, चलना चाहिए। जैसा कि दूसरे शहरों में है ये बात। अब यहाँ देखें इंडियन कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है। हाँ बिल्कुल, इंडियन कम्युनिटी, बिल्कुल, सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, बिल्कुल, शोज होते हैं, हमें भी बिल्कुल, ऐसा कुछ है करना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, ये तो शिकायत हमें हमेशा शिकागो से रही है कि इस वजह से। इनकी आवाज़ सुनना चाहूँगा, माइक इनकी तरफ कर दें। ये जो है ना वो बेटे हैं इमरान, कुछ बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर मेहदी रहे हैं? साहब के बेटे हैं। फ्यूचर ये में जब क्या- से क्या हमारे साथ स्टूडियो में खामोश बैठे हैं, जी। तो कुछ गुनगुना दें आप हमारे को। मैं वैसे गुनगुनाता तो नहीं हूँ, अच्छा, नहीं मैं बस तबला बजाता हूँ। अच्छा, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या इरादे हैं आपके? अभी मैं ग्रेजुएट हूँ हाई स्कूल से, कॉलेज में हूँ भी। जी, क्या पढ़ रहे हैं? कोई खास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अपना कंप्यूटर प्रोग्रामर का बनना या, चाह तो रहा हूँ। उसका तो बहुत अच्छा स्कोप है। और माशाल्लाह। फ्यूचर में सिंगिंग का इरादा है? नहीं, सिंगिंग का नहीं, तबले का है। क्यों सिंगिंग का? फिर आपके अब्बू का नाम भी तो रोशन करना है आपने। मेरे दूसरे कजिन्स हैं ना, उनके साथ परफॉर्म करूंगा। तबले में अच्छा, अच्छा। आपके जो है ना फेवरेट कौन से तबला नवाज हैं? एक का नाम जल्दी से बताएं। जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब, उनसे बड़ा तो तबले नवाज इस वक्त तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, और प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले इमरान भाई आपसे मैं जो है ना वो फरमाइश रह गई थी। प्रोग्राम को खात्मे के लिए जो ना हमारे शो का जो नाम है सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम जी। आबाद हाँ, तुझे, वो वो सुना हम दे। चाहेंगे कि गुनगुना दे हमारे शो का जी अख्ताम जी करने से जरूर पहले। जरूर। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका आपका, सोहेल भाई का, आपका। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत-बहुत दोबारा भी शुक्रिया। आएंगे हमारे शो जरूर में। इंशाल्लाह। और जब तमाम शिकागो में हो। जितने भी लिसनर हैं उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के प्रोग्राम को सुना। और मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उनके नाम को आगे लेके चल सकें। इजाजत चाहते हैं सामीन, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह मुलाकात